नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज तीसरी बरसी है। 3 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के वाहन पर आतंकी हमला हुआ था। हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा करते हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आज 14 फरवरी है और आज पुलवामा के जो शहीद हुए थे वो आज ही के दिन हुए थे, तो मैं उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से उनका जो बलिदान है वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक विषय रहा है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के लोगों को भी प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति प्रदान। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यूनाइटेड अरब अमीरात के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा निवेशकों के लिए कई कदम उठाए गए हैं और राज्य में कई तरह की विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रविवार को अनिल विज CII सेक्टर 31 चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय व्यापार भागीदार कार्यक्रम के साथ एक आपको बता दें समझौता ज्ञापन और मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट शिपेस विजापास्पो जैगोरोस को उद्घाटन समारोह में संबंधित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में यूनाइटेड अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और शासक परिवार के सदस्य शेख मजीद राशिद अल मुअल्ला और उनकी कोर टीम के सदस्य मौजूद रहे। I was present here that His Highness company had decided to set up its new office in Chandigarh city. Because many people from Chandigarh work in the company, Chandigarh offers a different kind of advantage as Chandigarh provides a smooth connectivity to the state of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, and investors can get the benefit of free zone development. India wishes to create long-lasting bonds with economic ties between United Arab Emirates and India, which will cement seeds of trust and cooperation. I thank you all for inviting me here today. I hope that we will truly be able to make India happening, and I am also thankful to you that an MOU has been signed in my presence here, and I wish that this will go a long way. This will go a long way in developing business relationships between India and UAE. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम पहुंचे, जहां पंजाबी मोहल्ले में सरकारी अस्पताल के पास जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने आम जनता की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं चौटाला के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहाँ 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बने। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम IPs को पूरी सुविधा ESI की दिलवाने का काम।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की जमीन और फसल सस्ते दामों में बिकवाई, लेकिन हमारी सरकार किसानों से राय लेकर ही कोई कदम उठाती है। इसी के साथ बेरोजगारी को लेकर भी सरकार की योजनाओं के बारे में दुष्यंत चौटाला ने जानकारी साझा की। में जो लूट थी, ना तो वो लूट हरियाणा ने कभी इतिहास में देखी और ना देखेगा। सेक्शन 4-6 लगाकर जिस तरीके से किसान की 76,000 एकड़ ज़मीन प्राइवेट सेक्टर में दबाव से बिकवाई सस्ते दामों पे, और बिकवा कर भी फिर किसान पर यही दबाव रहता था कि प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया जाए और कॉलोनाइजेशन पूरे प्रदेश भर में करवाई। आज आप बताओ, क्या पिछले 2-2.25 साल में एक जगह भी सेक्शन 4-6 लगा? हमारे तो सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम किसान से सहमति ई भूमि पर करवाकर, बेरोजगारी की बात है, कोविड के बावजूद भी कोई एक उद्योग हरियाणा प्रदेश में बंद नहीं हुआ, तो बेरोजगारी आई कहाँ से? कहीं किसी ने अपने स्ट्रेंथ कम करी प्राइवेट सेक्टर में, तो सरकार उसको मॉनिटर नहीं कर सकती। सरकार तो नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनाने के लिए 75% आरक्षण लेकर आई। आज उसको भी कुछ पॉलिटिकल सोच के लोगों ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का नाम लेकर रुकवाने का काम किया, मगर हमारा दृढ़ निश्चय है, सुप्रीम कोर्ट में भी कल हमने यही कहा है कि सरकार गंभीर है। अगर आप अमेरिका जाते हो नौकरी के लिए और वो जो H1 वीज़ा आप लेते हो, उस H1 वीज़ा के लिए भी ये लिखा गया है कि अगर कोई अमेरिकन कैपेबल है नौकरी करने के लिए तो उसकी जगह दूसरे देश का आदमी नहीं आएगा। जब देश ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं तो प्रदेश में अगर कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं तो हमने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाला T-55 टैंक अब भिवानी के बापेड़ा गांव में स्थापित कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री ने इसकी स्थापना की है। जनरल वीके सिंह ने टैंक का अनावरण किया। भारतीय सेना के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने और युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान के लिए टैंक यहां पर स्थापित किया गया है। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। T-55 टैंक ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की सेना को करारी मात देने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इसलिए शहीदों का सम्मान भी बढ़ेगा, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आगे आने वाला युवा टैंक को देखकर अपनी तैयारी भी करेगा ताकि वो फौज के अंदर जा सके। हर तरीके से जो कनेक्टिविटी है वो ऐसी बढ़ाई जा रही है। उसके बाद अगर आप और चले जाएं, भटिंडा से सिरसा होती हुई राजस्थान में से निकल के गुजरात पोर्ट तक जा रही है, तो भिवानी का जो इलाका है बिल्कुल मध्य में आ जाता है, जिससे कि यहाँ के लोगों को चाहे उनको अपना सामान ले जाना हो या खुद। और ये इलाका खासकर बापोड़ा, भिवानी जिला, दादरी और महेंद्रगढ़, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो पैदा होती है फौज, सिपाही से लेकर जनरल तक और सभी फोर्सेज में। और क्योंकि देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और वो भी हरियाणा के शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर आज यमुनानगर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने पहुंचे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री पत्रकारों से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जहां कहते हैं कि हर महिला को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं कांग्रेस 2,000 रुपए देने की बात कर रही है, जबकि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। आज पंजाब के लोगों का विश्वास बीजेपी में है। वहीं हिजाब विवाद पर भी कंवरपाल गुर्जर ने अपनी टिप्पणी दी। देखिए, कोरोना काल में जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तियों ने बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों को सम्मानित करने का आज कार्यक्रम था। तो हम उनके आभारी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत आभार है उन लोगों का कि उन्होंने एक ऐसे टाइम में जब देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी और मुश्किल के साथ साथ जो मदद करने वाला था उसको स्वयं खतरा था उस बीमारी के लगने का, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जिस प्रकार से मदद की और उस खतरे की परवाह न करते उस प्रकार से सेवा की,
तो वो बधाई के पात्र हैं और हम उनका मैं उत्तर प्रदेश में गया। उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्विच करेगी। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला ये है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हमारे यहीं के जो यादव जी हैं, सुंदर यादव जी, प्रभारी है मणिपुर के, वो भी कार्यक्रम में बिठाया तो उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया। मैं मणिपुर तो नहीं गया जानकारी, लेकिन वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से बड़े बहुमत से मणिपुर जीते। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में पूरी तरीके से मुकाबले में है और पिछले 2-3 दिन में सारी हवा जो है वो बदल रही है। तो वहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना, तो उसको बीजेपी ठीक कर सकती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा में जिस प्रकार से किसान के लिए काम किया गया, यानी कि आज हम 14 फसलें खरीद रहे, 21 से ज़्यादा फसलें ऐसी हैं जिन पर हम 52 भरपाई योजना दे रहे, चाहे वो सब्जियाँ और चाहे फल, और जिस प्रकार से अन्य डेवलपमेंट भी हो रही है, तो देख के आज पंजाब का व्यक्ति भी समझता है कि अगर पंजाब की स्थिति को कोई ठीक कर सकता है तो केवल बीजेपी ही ठीक कर सकती है। बाकी लोग तो भगाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई हम 1000 रुपये प्रति एक महिला को देंगे, कांग्रेस ने कह दिया कि हम 2000 रुपये महिला को देंगे, और हालात उनके ऐसे हैं कि वो तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं उनके पास। तो आम आदमी ये समझ रहा है कि ये केवल बहकाने की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही एक विवाद बनाई दिया, कोई बात तो है नहीं। स्कूल में तो पहले से ही जैसे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस लगती है, जब हम थे तब भी ड्रेस थी, अब भी ड्रेस है, आने वाले टाइम में भी ड्रेस रहेगी। उसके मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इसको चुनाव के दौरान जानबूझ के कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार की एक खड़ी करी एक इसको, ताकि एक विवाद खड़ा हो जाए और उस पर मैं नहीं समझता इसका। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यमुनानगर पैरामिलिट्री फोर्स के सेवानिवृत्त जवानों ने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के पूर्व जवानों ने शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शहीद रॉकी की मां और भाई को सम्मानित किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स के सीनियर कमांडेंट वीके मेहता और डिप्टी कमांडर फूलचंद ने कहा कि सरकार ने शहीद रॉकी के गांव में स्मारक बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा मिलिट्री के जवानों की तरह पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बच्चों को भी नौकरियों में सुविधाएं मिले। उन्होंने मांग की है कि रोहतक, भिवानी की तरह यमुनानगर में भी पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम वीके मेहता है, मैं रिटायर्ड सीनियर कमांडेंट हूँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड। सर, आज क्या मामला है जिस मामले को लेकर आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और किन को श्रद्धांजलि दी जा रही है? आज के दिन 2019 में 3:15 बजे हमारे जवान शहीद हुए थे। CRPF के एक कॉन्वॉय जा रही थी, उसमें बस में तो एक्सप्लोसिव वाली कार ने उसको हिट किया, जिसमें 40 जवान वहीं ऑन स्पॉट शहीद हुए, 70 इंजर हुए। उनमें से 5 बाद में हॉस्पिटल में डेथ हुई। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी सदस्य इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ शहीद हुए थे जिन्हें शहादत दी थी, रॉकी, उनके गांव में एक गेट बनाने का था, एग्री भी कर लिया गया था, लेकिन आज तक बना नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, जिस प्रकार से पैरा मिलिट्री फोर्सेस के सैनिक जवानों को, सैनिक के बच्चों को सुविधा है, रिजर्वेशन है, नौकरियों में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो अर्धसैनिक सैनिक बल के जवानों को भी दिया जाए, ताकि उनके बच्चों को भी उनका लाभ मिल सके। सर, इससे पहले भी आपने कोई मांग की थी जो सरकार ने नहीं मानी या कोई मानी है? ये डिमांडें मांगी हुई हैं, लेकिन अब तक उनके पर कार्रवाई नहीं हुई। और सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश है, बाकी स्टेट्स के ने कर रखा है, उनको ऑफिस दे रखा है, उनका स्टाफ जिस प्रकार से एक डायरेक्टर इसका सैनिक बोर्ड का है, इसी तरीके से अर्ध सैनिक बोर्ड का भी डायरेक्टर होना चाहिए, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ में हो, ताकि उसे वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। यमुनानगर के अंदर कितने ऑफिसर हैं रिटायर्ड?
यहाँ पर इस वक्त कितने हैं ये तो टोटल नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से कितने हैं, लेकिन इस वक्त 336 जो हैं वो हमारे मेंबर हैं यहाँ पर। बाकी बहुत से लोग ऐसे जो अभी मेंबर नहीं हैं, जिनका पता नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये पोर्ट बनेगा तो सभी को मालूम होगा और वो आके अपने आप रजिस्टर भी कराएंगे, जिस तरह से सैनिक बोर्ड में यहाँ लिख कराते हैं अपना नाम। कब से मांग रहे हैं आप अपने? ये मांगे तकरीबन 4 साल से चल रही हैं। अभी तक कोई मांग नहीं पूरी हुई? नहीं, मांगे नहीं पूरी हो रही। नमस्कार, मैं फूलचंद डिप्टी कमांडेंट BSF से। साहब ने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है जो हमारी डिमांडों में है। एक तो सबसे जो है ज़रूरी हमारे स्वास्थ्य की है। बुढ़ापे में सभी का स्वास्थ्य खराब है, उसके लिए जो है हमें मेडिकल का जो है 1000 रुपया मिलता है, उससे काम नहीं चलता है। कईयों ने बंद कराया, वो बोला जी मिलेगा, तो इसके लिए जो है यहाँ हॉस्पिटल बने जो हमें जायज़ तौर पे हम उनको पैसा भी दे सकते हैं, नहीं तो फ्री हो जाए तो इस जैसी बात नहीं। दूसरी चीज़ है अम्बाला जाना पड़ता है या चंडीगढ़ जाना पड़ता है, ये सभी बूढ़े हैं, बड़ी मुश्किल से उठा के लाए इनको। दूसरी चीज़ है कि कंटीन के बारे में सबके पास कंटीन है और कंटीन बन भी चुकी है। हमारी जो है पैरामिलिट्री फोर्स की रोहतक में है, भिवानी में है। इसके बाद जो है हम भी चाहते हैं, हमारे साथ ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो यहाँ भी एक कंटीन होनी चाहिए जिससे कि हम इन सब को जो है सुविधा दे सकें। तो ये चीज़ें तो हमारे लिए जो है जी बहुत ज़रूरी हो गई हैं, और भी काफ़ी बातें हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं कि आप यही जो हमारे विस्तार से गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, वो हाँ हमें भी करती है, लेकिन आपके थ्रू से जब उनका ज़्यादा सामान होगा तो यही मेरी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अंबाला का नागरिक अस्पताल रोजाना नए आयाम स्थापित कर रहा है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिक ने जटिल स्पाइन सर्जरी करके एक मरीज को नई जिंदगी दी है। 1.5 साल पहले की ये घटना है, जहां पर ये तेज प्रकाश एक एक्सीडेंट के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। और जानकारी के अनुसार इस तरह के जो जटिल ऑपरेशन है वो मेडिकल कॉलेज रोहतक या फिर PGI चंडीगढ़ में होते थे, लेकिन अब नागरिक हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ने से स्थानीय मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल पा रही हैं। मेरा नाम DK मेहता है, मैं रिटायर्ड सीनियर कमांडेंट हूँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड। सर, आज क्या मामला है जिस मामले को लेकर आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और किन को श्रद्धांजलि दी जा रही है? आज के दिन 2019 में 3:15 बजे हमारे जवान शहीद हुए थे।
पलवल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच आयुष विभाग पलवल द्वारा सिविल अस्पताल में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल के अधिकारियों, डॉक्टरों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सिविल अस्पताल में सीनियर योगाचार्य डॉक्टर रामजीत ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर स्वस्थ भारत निर्माण के लिए 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड देशवासियों के सहयोग से बनाया जाएगा। इसके लिए एक लिंक जारी किया गया, जिसमें आप परिवार में व्यक्ति की संख्या और कुल सूर्य नमस्कार की संख्या बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग करने से व्यक्ति निरोग रह सकता है। सूर्य नमस्कार के दौरान 12 आसन कराए गए। हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के माध्यम से राष्ट्र को प्रणाम किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रवासियों को ये संदेश दिया जा रहा है, करो योग, रहो निरोग। इसमें सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं। उनमें कुछ खड़े होकर के हैं, कुछ लेट करके हैं, और वो सारे सर्वांगीण स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और 1 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक ये रिहर्सल जगह जगह जारी है। ये आयुष विभाग पलवल की ओर से है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग और संस्कृति विभाग, पुलिस विभाग आदि सभी विभागों में सूर्य नमस्कार किए जा रहे हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमारे आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरी साल प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन होने वो 1 जनवरी से शुरू हुए थे और 20 फरवरी तक चलने हैं। हरियाणा सरकार एवं आयुष विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से हरियाणा 20 तारीख तक हम इस टारगेट पर हैं कि हरियाणा प्रथम स्थान पर आ जाए। तो पहला आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो ये सरकार का भी यही उद्देश्य है कि अगर हम रोगी ही नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो फिर हमारे पास कोई रोग ही नहीं, रोग आएगा ही नहीं। आज हमने सूर्य नमस्कार में भाग लिया है और बाकी हमें योग करना चाहिए, और योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और बाकी हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की बहुमूल्य पूंजी होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य वरदान सिद्ध होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्वास्थ्य अगर रहेगा तो व्यक्ति को अच्छी पौष्टिक आहार अगर मिलेगा तो व्यक्ति काफ़ी अच्छा महसूस करता है। अगर बात हम अम्बाला शहर की करें तो यहाँ के आयुर्वेद के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैंप लगाया गया। स्वामी राजेश्वरानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप के जरिए बताया जा रहा है कि खुद को कैसे निरोग और स्वस्थ रखा जा सकता है, किस प्रकार अपनी वाणी का प्रयोग करें। सभी प्रैक्टिकल रूप में उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। वह लोगों की जो मानसिकता है उसको एक बार फिर से बदलकर, जिसको हम तथाकथित कलयुग कहते हैं, उस कलयुग के युग में आज सच्चाई का बोलबाला हो, हम पूरी तरह से अपने आप को किस प्रकार निरोग रख पाएं, अपनी जो हमारी जीवा है इस पे कैसे हम खाने पीने में कंट्रोल करें, किस प्रकार बोलने में कंट्रोल करें, किस प्रकार हम सत्य वचन बोलें और वो रसपान करें जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी हो। यह हमारे वेदों शास्त्रों का बहुत बड़ा एक विचार है। चाहे आप गीता पढ़ें, चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे आप हमारे वैदिक ग्रंथ पढ़ें, ऐसा ही सत्य वस्तु के ग्रंथ में भी। देश में हिजाब के मुद्दे पर बढ़ते विरोध के बीच हरियाणा में महिला खाप ने अपनी खास मुहिम महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा को और भी ज्यादा तेज करने का फैसला लिया है। हरियाणा की महिला खाप चाहती है कि महारा बाणा यानी हमारे पहनावे में महिलाओं के लिए कहीं भी पर्दे का बंधन ना रहे, घूंघट महिलाओं की मर्जी का मामला हो। कर्नाटक में हिजाब विवाद के शोर में हरियाणा अपनी महिलाओं को पर्दे से बंधन मुक्त रखने के मामले में देश में मिसाल बन चुका है। सर्वजातीय सर्वखाप की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रपति सम्मान से नवाजी जा चुकी डॉक्टर संतोष दहिया ने
हरियाणा में वर्ष 2014 में महारा बाणा पर्दा मुक्त हरियाणा विशेष अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि हरियाणा की संस्कृति में घूंघट का एक विशेष महत्व रहा है। सूबे के अधिकतर गांवों में घूंघट प्रथा लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन पिछले करीब 8 वर्षों में सजग महिलाओं के प्रयासों से यह प्रथा संकीर्णता के दायरे से बाहर आ चुकी है। महिला खाप के साथ साथ प्रगतिशील महिलाओं के विभिन्न संगठनों ने भी इस मुहिम को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाते हुए गांवों में महिलाओं को घूंघट प्रथा के प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई। डीजीपी हरियाणा के झज्जर दौरे के बाद सोमवार को झज्जर क्षेत्रों में नशे के खिलाफ एक मुहिम और शिकंजा कसने की शुरुआत कर दी गई है। और इसके लिए शहर में जहां पुलिस ने कई स्थानों पर संदिग्धों को पकड़वाने के लिए पोस्टर चस्पा किए हैं, वहीं सादे कपड़ों में पुलिस की तैनाती करने पार्क, शमशान घाट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पूरा दिन पुलिस की गश्त किए जाने के निर्देश एसपी के द्वारा दिए गए हैं। सोमवार को एसपी वसीम अकरम ने झज्जर क्षेत्र में नशा रोकने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला। एसपी पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे और जहां जहां उन्हें नशा बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, वहां जाकर उन्होंने दुकानदारों, महिलाओं और अन्य लोगों से बातचीत की। कल एक घटना रिपोर्ट हुई थी कि किसी आदमी ने दो लड़के आए थे और उन्हें दुकानदार के साथ मारपीट करी है। इनिशियली ये अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है कि 2 लोगों का मोटरसाइकिल के खड़े होने पर उन्होंने आपत्ति की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करी है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा शक ये है कि यहाँ पे 3-4 परिवार रहते हैं जिनका धंधा नशा बेचना हो गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने पिछले 6 महीने में 17 मुकदमे दर्ज करे हैं, क्योंकि मगर माइनर क्वांटिटी के मुकदमे हैं तो उनकी जमानत हो जाती है। तो हम इसमें होलिस्टिक प्रयास करेंगे, एक तो बड़ी मात्रा में ये बरामदगी हो ताकि ये लोग लंबे समय के लिए जेल जाएं। हम अदालतों से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनकी जमानतें आसानी से न ली जाएं। और तीसरा, इस जगह पे मैं खासतौर पे सर्वेलेंस के तौर पे, क्योंकि ये हब के तौर पे डेवलप हो रहा है, इसको पिछले 5-6 महीने से पुलिस की फोकस में है, तभी ये 17 मुकदमे दर्ज भी किए गए हैं। परंतु इसमें और सख्ती से कार्रवाई करने के लिए अभी मैं अगले 8 दिन यहाँ पे निगरानी भी करवाऊंगा और कुछ पोस्टर्स हमने लगाए हैं पोस्टर्स, ताकि उससे लेकर मैं डिफरेंस भी हूँ और जो बाहर के लोग आने वाले इस नशे के लिए आएंगे उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई की। जितने भी पार्क हैं शहर के, जी लगभग यहाँ के शहर के लोग खड़े हैं, ये सब जानते भी हैं जी। खासतौर पर बुजुर्गों का वहाँ बैठना बुरा लगता है। लगभग हर जगह पे नशे का सामान इजीली यूज किया जाता है। ये हम अभी 16 पॉइंट हो गया बिक्री का। हम अभी ये जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ करीब 5 पार्क हैं जिन पार्क में लोग अलग अलग घूमने के लिए जाते हैं। तो इन 5 पार्क के अंदर हमारी राइडर जाके एक बार घूम के पुलिस वाले फोटो शमशान घाट में। तो ये और दूसरा मकबरे वाला जो है, मकबरे का एरिया, तो 5-6 जो हमारे हॉटस्पॉट हैं, इन हॉटस्पॉट पे हम डेली गश्त कराना इंश्योर करेंगे। कम से कम हमारी राइडर 3 बार जाए एक दिन में। वो हमारा, अगर आपको फिर भी लगता है तो वो नंबर जो आपको सर्कुलेट किया गया, इस पर लिखा गया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप डाल दो कि फलां जगह पे कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं। हमारा काम है उसकी चेकिंग करना। ठीक है, प्रयास करना पड़ेगा। ये समस्या है, लोगों को लत लगी हुई है, मगर आहिस्ता आहिस्ता तो मेहनत से काम करके इस चीज़ को खत्म करने का। हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।